अगर आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं बीएनएस को लेकर या मूल विधि को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस वीडियो से आपका पूरा का पूरा मूल विधि का बीएनएस चैप्टर तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आपने तैयारी किया है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, आपका बेस्ट हो जाएगा, और तैयारी नहीं किया तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो आज शुरू करते हैं बीएनएस चैप्टर 1। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सिलेबस वाइज चलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू कराएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। कुछ चीज़ें हम 1-2 मिनट का लेक्चर देंगे, आप उनको सुन सकते हैं, आपके लिए वो रिलेवेंट होंगी। अगर आप एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं तो एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। तो कुछ चीज़ें लेक्चर देंगे, आप सुन लीजिएगा। जो बीएनएस है, बीएनएस इसका पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या नाम है? भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। तो अध्याय 1 आज शुरू कर रहे हैं। अध्याय 1 में 1 से लेकर 3 तक धारा है। इनके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप अपना तर्क बताइएगा, कहेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज लिखाते हुए चलेंगे। 1 महीना बचा हुआ है, पूरे के पूरे बीएनएस को सही ढंग से करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय 1 में धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और क्षेत्राधिकार है। धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, ढेर सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा बताएंगे। और आपके धारा 3 में दिया गया है आपका कि धारा 3 में साधारण या सामान्य प्रावधान दिया है, जनरल प्रोविजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता का अधिनियम संख्यांक क्या है? अधिनियम संख्यांक क्या है? एक्ट 56 ऑफ 2003 यानी 2023 का अधिनियम संख्यांक 56, 2023 का अधिनियम संख्यांक 45, 2004 का अधिनियम संख्यांक 3, 2024 का अधिनियम संख्यांक 56। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्ट 55 ऑफ 2023 यानी 2023 का अधिनियम संख्यांक 45। और बीएनएस कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था और संपूर्ण भारत में लागू होता है। और किसका जगह लिया है? ये जगह लिया है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, जो कि 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, तो कब मिला? जो भी मैंने कब मिला अनुमति? तो 25/12/2023 को अनुमति मिला। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति 25/12/2023 अर्थात 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों है। आपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, वीडियो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा और आवाज़ भी बढ़ा लीजिएगा। तीसरा देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रभाव में आया। प्रभाव में कब आया? मैंने ऑलरेडी बता दिया लेक्चर में कि 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 संबंधित है। धारा 1 किससे संबंधित है? तो मैंने ऑलरेडी बताया, संक्षिप्त नाम, प्रावधान और लागू होना, शार्ट टाइटल, कमेंसमेंट और क्या है, एंड एप्लीकेशन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 संहिता के संक्षिप्त नाम, प्रावधान और लागू होने के संबंध में प्रावधान करता है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। बीएनएस की धारा 1(3) के अनुसार भारत के अंदर किए गए अपराध के लिए कौन दंडनीय होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। केवल भारतीय नागरिक, केवल अनागरिक, प्रत्येक व्यक्ति और केवल वैध निवास परमिट वाला व्यक्ति। तो भारत में अगर कोई अपराध करता है तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? उसके लिए अपराधी माना जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 के 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक तथा अनागरिक, चाहे नागरिक हो या न हो, भारत के अंदर किए गए अपराध के लिए इस संहिता के तहत दंडनीय होगा। 6 नंबर देख लेते हैं। बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो धारा 1 में भारत के अंदर और भारत के बाहर किए गए अपराध को दंडनीय माना गया है। तो कौन सी धारा करती है? धारा 1 का उपधारा 2 यानी सब सेक्शन बोलते हैं इसे, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, सेक्शन 1 सबसेक्शन 5। तो धारा 1 उपधारा 4 ये आपका क्या करती है? ये प्रावधान करती है कि भारत से बाहर किसी भी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में किसी भी द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उसे मतलब दंडनीय माना जाएगा। थोड़ा लैंग्वेज टफ है इसका, कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से समझा देंगे। 7 नंबर देखते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और कोशिश है डेली वीडियो लेकर आएंगे। आज चैप्टर 1 कराएंगे, सेकंड वाले में चैप्टर 2 करा देंगे।
BNS कंप्लीट कर देंगे, फिर BNSS करा देंगे, ऐसे कोई पूरे पूरे मूल विधि करा देंगे। अभी 30 दिन 44-45 दिन बाकी है। BNS की कौन सी धारा बाह्य क्षेत्रीय संचालन का प्रावधान करती है? तो ये कौन सी प्रावधान करती है? तो धारा 1 का 5। कौन? धारा 1 का 5। तो बाह्य क्षेत्रीय संचालन का प्रावधान करती है कौन? धारा 1 का 5। देखिए एक एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है? BNS निम्नलिखित उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कौन से उपबंध दिए गए हैं देखते हैं। तो सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंड, विशेष विधि, स्थानीय विधि, उपर्युक्त सभी। तो BNS निम्नलिखित उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सैनिक विद्रोह और अभित्यजन के लिए यानी पनिशमेंट फॉर म्यूटिनी एंड डिसर्शन ऑफ सोल्जर्स, इसमें भी नहीं डालेगी। स्पेशल लॉ में भी इसका रोल नहीं है, लोकल लॉ में भी नहीं है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, और ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये किस में प्रावधान किया गया है? तो BNS की धारा 2023 की धारा 1 के 6 में प्रावधान किया गया है। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है? प्रयत्न मतलब अपराध के लिए कोशिश करना, आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण और किडनैपिंग। तो किडनैपिंग अपूर्ण अपराध नहीं है। क्या है? किडनैपिंग अपूर्ण अपराध नहीं है। कुछ मामलों में यद्यप आपराधिक कृत्य पूर्ण नहीं हुआ हो, अर्थात किसी व्यक्ति को क्षत नहीं हुई हो, फिर भी अपराध गठित हो जाता है। इनको अपूर्ण अपराध बोलते हैं। जैसे कि अपराध कंप्लीट न किया हो तो उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण अपराध या प्रारंभिक अपराध कहते हैं। जैसे प्रयत्न, कोशिश करना अपूर्ण है। आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण, लेकिन किडनैपिंग क्या किए? आप पूरा कर लिए। तो 10 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, इलीगल एक्ट है। अगर हिंदी में समझ में आया तो इंग्लिश देख लिया करिएगा। अपराध अनिवार्यतः एक समाज विरोधी कृत्य है। अपराध अनिवार्यतः एक धर्म विरोधी कृत्य है। हम चूंकि पढ़ रहे हैं BNS, तो हमको लॉ और लीगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑफेंस इज एन इलीगल एक्ट। तो अपराध एक क्या है? अवैधानिक कृत्य है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर, मेलम प्रोहिबिटम का अर्थ क्या है? मेलम प्रोहिबिटम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निर्दोष परंतु पर नियम ने दंडनीय बना दिया, यानी इनोसेंट बट मेड पनिशेबल बाय क्या है? स्टेट्यूट। ठीक है, स्टेट होना चाहिए यहाँ पे। परिस्थितियों ने उसे क्या हुआ? दंड वो बना दिया, अपराधी बना दिया, दंडनीय। तो मेलम प्रोहिबिटम का अर्थ है निर्दोष परंतु पर नियम ने दंडनीय बना दिया। ये अपराध मात्र विधि द्वारा निषिद्ध होते हैं, और मेलम इनसी मूल रूप से गलत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है? क्या है? स्वैरता से का भाव है? स्वैरता से यानी वांट ओनली मीन्स क्या होता है? तो अंधाधुंध किए गए कार्य, तो अंधाधुंध किया गया कार्य होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, और अंधाधुंध बिना सोचे विचारे और किसी औचित्य अथवा परिणाम को ध्यान रखते हुए कोई कार्य किया जाता है तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 192 में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सेशन अच्छा लग रहा होगा, शायद पहली बार देखेंगे तो शायद कम समझ में आए। पहली बार आपको 30 से 40% समझ में आए, दोबारा देख लीजिएगा तो 80 से 100% हो जाएगा। अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व हैं। अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो अपराध के हेत यहाँ पे दिया गया। हम डायरेक्ट ऑप्शन क्या बताएं, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं। आपराधिक मन स्थित आपराधिक कार्य। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, चारों को देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है मानव या व्यक्ति। अपराध में मानव नहीं रहेगा तो अपराध ही नहीं हो पाएगा। आपराधिक मन स्थिति, फिर आपराधिक कार्य जो कार्य करते हैं, फिर क्षति या जो नुकसान पहुंचाते हैं। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा अपराध आवश्यक तत्व नहीं है अपराध का? तो मैंने अभी बता दिया, चारों तत्व को बता दिया। तो दुराशय भी है, आपराधिक कृत्य भी है, क्षत भी है, लेकिन मोटिव हेतु नहीं है आपका। दुराशय या आपराधिक मन स्थित दोनों एक ही बातें होती हैं। 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आशय, उद्देश्य वर्जित कार्य के लिए दंड। तो उद्देश्य आपका नहीं है, जिसे मोटिव बोलते हैं। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आपराधिक कृत्य भी है, दुराशय भी है, मानव भी है, लेकिन हेतु या मोटिव नहीं है।
इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट मिल जाएंगे। आप बस वीडियो पे एंड तक रहिएगा और समझिएगा चीज़ों को। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? हमला में, द्विविवाह में, मानहानि में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो द्विविवाह में नहीं है। दुराशय का अर्थ होता है दोषपूर्ण या आपराधिक आशय, यानी जो दोषपूर्ण या आपराधिक आशय यानी मतलब हो उसी को बोलते हैं दुराशय। और इसकी सामान्य विधि की स्वीकृति दी गई है एक्टस नॉन फेसिट रियोम निशी मीन्स सिट रिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है कृत्य स्वयं किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जिसका मन अपराधी न हो। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में दुराशय का सिद्धांत लागू नहीं होता। कठोर दायित्व में, पूर्ण दायित्व में, लोक न्यूसेंस यानी उपताप में, न्यायालय की मानहानि में, द्विविवाह में, व्यपहरण में और अपहरण में, भारत की सरकार विरुद्ध युद्ध करना, इसमें लागू नहीं होता। चलिए 18 नंबर देखते हैं। सूत्र वाक्य रिम लिविंगम नॉन फेसिट निशिस पेंसरी की प्रस्तुत करता है। तो इसकी प्रस्तुतकर्ता कौन है? आगस्टीन। कौन है? आगस्टीन है। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है? एक्टस नॉन फेसिट रियम निशी में सिट रिया से तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य ये है बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराधी नहीं हो सकता। 20 नंबर देखते हैं। आपराधिक मनस्थिति को अनुमत किया जाता है तो विश्वास के कारण, स्वेच्छा से, बेईमानी से, उपरोक्त सभी से। तो ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देख लीजिए किससे किससे किया जाता है। तो विश्वास के कारण से, बेईमानी से, जानबूझकर, स्वरिता से, स्वेच्छा से, कपटपूर्वक, धोखे से। 21 नंबर देखते हैं। थोड़ा ये लॉन्ग हो जा रहा है दरअसल इसलिए क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है ना, इस वजह से थोड़ा ये लॉन्ग हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन बीएनएस के अधीन दंडनीय नहीं है? हत्या करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी, राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी। तो बीएनएस के अधीन दंडनीय नहीं है। तो हत्या करने की तैयारी, ठीक है। सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं है। केवल निम्न अपवादी दशाओं में अपराध करने की तैयारी को दंडनीय माना गया है। कब माना जाएगा दंडनीय? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, यानी वेपन्स वगैरह कलेक्ट करना, धारा 149 में दिया गया है। भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, लूटपाट करने की तैयारी, ये भी धारा 154 में दिया। सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, धारा 181। डकैती करने के लिए तैयारी करना, धारा 310(4). 22 नंबर देख लेते हैं। हत्या कारित करने की तैयारी है तो ये दंडनीय नहीं है, जब तक तैयारी में दंडनीय नहीं माना जाएगा, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत हत्या कारित करने की तैयारी को दंडनीय नहीं बताया गया है। 23 नंबर देख लेते हैं। बीएनएस 2023 में तैयारी को निम्नलिखित में से किसमें दंडनीय माना गया है? तो किसमें दंडनीय माना गया है? तो धाराएं 149, 54, 310 के 4 में माना गया है। अपराध कितने चरणों में होते हैं? 3, 2, 5। तो अपराध आपके 4 चरणों में होते हैं। कितने? 4 चरणों में होते हैं। चरण देख लीजिए, पूछ सकता है। पहला चरण है आशय, यह प्रथम चरण होता है जो कभी दंडनीय नहीं है। दूसरी क्या है? तैयारी, अपराध का दूसरा चरण है जो सामान्यतः दंडनीय नहीं होता, किंतु कुछ अपराधों में जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी दंडनीय होता है। तीसरा प्रयत्न, यह अभियुक्त का आशय स्पष्ट करता है, यानी मीनिंग स्पष्ट कर देता है, अतः यह सदैव दंडनीय होता है। एफर्ट लगा दिए। अपराध की पूर्णता, वांछित परिणाम प्राप्ति व कृत्य दंडनीय है, यानी अपराध कोई कर देंगे तो पूर्णता हो जाता है अपराध की, फिर दंडनीय तो है ये है। 25 देखते हैं। बीएनएस की धारा 2 संबंधित है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था 2 किससे है? परिभाषाओं से संबंधित है। तो परिभाषा खंड किसमें दिया गया है? धारा 2 में परिभाषा खंड दिया गया है। और ढेर सारी 30, 35, 40 परिभाषाओं को दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आपको परिभाषित आ जाए समझ लीजिएगा, धारा 2 है, लेकिन इसमें उपधारा भी दिया गया। धारा 2 के उप धारा 1 में कार्य दिया गया है। कार्य है, जीव जंतु है, शिशु है, शिशु 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को शिशु कहा गया है। ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। आगे देखते हैं। बीएनएस 2023 की किस धारा में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है? तो ये आपके सेक्शन 2 धारा 2 के उपधारा 2 में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। 28 नंबर देखते हैं। बीएनएस 2023 के धारा 2(3) के अंतर्गत शिशु से विपरीत है। तो 18 वर्ष से
कम का कोई भी, आयु का कोई भी व्यक्ति क्या है आपका, शिशु है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ और क्वेरी हो, अगर कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और चीज़ों को हम इम्प्रूव करेंगे। बीएनएस 2023 के अंतर्गत कूटकरण को परिभाषित किया गया है। कूटकरण को परिभाषित किया गया है तो धारा 2 के 3 में, 2 4 में, 2 5 में, 2 6 में। तो 2 4 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। पहले में किया गया है कार्य, 2 के 1 में, दूसरे में 2 के 2 में जीवजन, तीसरे में 2 के 3 में शिशु को और 2 के 4 में कूटकरण को किया गया है। फिर आगे न्यायालयों को किया गया, ऐसे ऐसे चीज़ों को किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किसी एक चीज़ से मिलती जुलती चीज़ के सदृश करने को क्या कहते हैं, तो उसे कूटकरण कहते हैं, काउंटरफिट बोलते हैं इंग्लिश में। 31 नंबर देखते हैं। न्यायालय को भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया। देखिए मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको, तो धारा 2 के 5 में, धारा 2 के 5 में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। डिटेल्ड में समझ लीजिए, बताते चल रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा या एक बार के अलावा 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आधे घंटे का एक अध्याय खत्म हो जाएगा। ऐसे 20 अध्याय हैं, 20 को खत्म कर देंगे बहुत कम टाइम में। बीएनएस की धारा 2(6) के तहत मृत्यु से विपरीत है, मतलब मृत्यु की परिभाषा दिया गया है 2 के 6 में कि केवल मानव मृत्यु होगा तभी माना जाएगा, गैर मानव जीवों की मृत्यु पर यह लागू नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, मानव की मृत्यु, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, क्या है, बीएनएस 2023 की कौन सी धारा के अंतर्गत बेईमानी से परिभाषित है, इस आशय से कोई कार्य करना जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। तो बेईमानी आपके 2 मृत्यु के बाद बेईमानी है, 2 7 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। तो आपका धारा 2 के 7 में बेईमानी को दिया गया है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप जिसके साथ रहते हैं उससे कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। आप जिसके साथ रहते हैं उसके साथ कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। तो धारा 2 का 7 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। 34 नंबर देखते हैं। बीएनएस की धारा किस धारा में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। अब 2 के 8 को आपको धारा 2 के 8 में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। देख रहे हैं पूरे के पूरे सीक्वेंस से करा रहे हैं, आपका एक तरीके से कंसेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है एग्जाम के लिए और आपको एकदम सीक्वेंस से क्वेश्चन भी मिल जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। बस नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी बीएनएस 2023 की धारा 2(8) के तहत आने वाले का उदाहरण है। 2(8) में क्या है, डॉक्यूमेंट है। क्या है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज है। 7 में बेईमानी है और 6 में क्या है, मृत्यु है। 5 में क्या है, न्यायालय है। आगे देखते हैं 36। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत बैंक कार पर दिया गया चेक है, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट या अभिलेख या दस्तावेज कहलाता है। क्या कहलाता है, दस्तावेज। इसके बारे में कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख आते हैं, रिकॉर्ड आते हैं, यदि उनका उपयोग किसी तथ्य के एविडेंस यानी प्रमाण या एविडेंस के रूप में किया जाता है या किया जा सकता है। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्या है, बीएनएस 2023 की कौन सी धारा में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। तो कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया धारा 2 के 9 में। 7 में बेईमानी नहीं करना चाहिए, बेईमानी करेंगे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा 8 और कपट पूर्वक करेंगे तो 9। तो नो मतलब कपट पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। कपट पूर्वक मतलब क्या होता है, फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। ठीक है। 38 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उनके व्युत्पन्न प्रयोग किए गए हैं, पुरुष हेतु, महिला हेतु। देखिए जो इस संहिता में लिंग की बात किया गया, जेंडर की बात किया गया है। जेंडर की बात ऐसे किया गया 2(10) में कि वह और उसके व्युत्पन्न शब्दों का प्रयोग पुरुष महिला या उभयलिंग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, पुरुष के लिए, महिला के लिए भी, उभयलिंग के लिए भी। आगे देखिए उभयलिंग दिया होगा ऑप्शन में शायद, हाँ ये सी ऑप्शन है। देखिए हर व्यक्ति हेतु, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंग हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये धारा 2 का 10 है। आगे देखते हैं 39 नंबर। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सद्भाव शब्द परिभाषित है। तो सद्भाव किससे परिभाषित है, तो धारा 2 के 11 में। जब आप किसी के लिंग के साथ मतलब जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेंगे तो आपके अंतर्गत सद्भावना आएगा, यानी 2 के 11 में सद्भावना है। सीरियल से याद करेंगे, याद हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। बीएनएस की धारा
में सरकार को परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सरकार का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट, मतलब सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किस में कहा गया है? ये आपके धारा 2 के 12 में कहा गया है। पूरा का पूरा सीरियल से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे की पूरी धारा को आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा दे रहे हैं। संश्रय को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? सरकार के बाद आपका संश्रय आता है, तो संश्रय आपका धारा 2 के उपधारा 13 में है। 42 नंबर देखते हैं। धारा 2 के 13 के अनुसार संश्रय में सम्मिलित है। संश्रय में क्या सम्मिलित होता है? तो संश्रय में आपको हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात। लिख नहीं सकते, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आवाज़ सुन सकते हैं। थोड़ी समस्या हो तो आज एडजस्ट कीजिएगा। तो आश्रय में भोजन, धन, वस्त्र, वाहन, हथियार, गोला बारूद और कोई अन्य सहायता देना भी शामिल होता है। तो आश्रय, भोजन, आयुध, उपर्युक्त सभी, ये क्या है? आपके संश्रय है। देखिए यहाँ पे ये है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 13 के अनुसार संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन या के साधन देना या पकड़े जाने से बचाने के लिए या बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता में सम्मिलित होना। आगे देखते हैं धारा 2 का 14। धारा 2 के 14 के अंतर्गत क्षति में शामिल है। क्षति में क्या शामिल होता है? देखिए क्षति क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्यात यानी रिपुटेशन या संपत्ति को अवैध रूप से क्षति पहुंचाना भी शामिल होता है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं, दोनों को होता है। किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्यात, संपत्ति को वैध नहीं, देखिए वैध नहीं, अवैध रूप से। तो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्यात, संपत्ति को अवैध रूप से हानि पहुंचाना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अवैध और करने के लिए वैध के रूप में आबद्ध को बीएनएस 2023 की धारा में परिभाषित किया गया है। तो अवैध और वैध के रूप में आबद्ध यानी इलीगल एंड लीगली बाउंड के रूप में ये जो अपराध हो, कानून द्वारा निषिद्ध हो या सिविल कार्यवाही का आधार बने, इसी को बोलते हैं। ये किसमें कहा गया है? धारा 2 के उपधारा 15 में। देखिए हमने एक धारा पूरा कवर किया, उसकी सब धारा को कवर किया, अब धारा 2 के उपधारा या सब सेक्शन को कवर कर रहे हैं। शब्द अवैध भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहाँ परिभाषित किया गया है? ये आपके परिभाषित किया गया है 2 के 15 में, धारा 2 के उपधारा 15 में। तो अवैध में क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2:15 में अवैध शब्द को परिभाषित किया गया, जिसके तहत आते हैं जो अपराध है, जो भी द्वारा प्रसिद्ध है, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है। 46 नंबर देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2:15 में प्रयुक्त अवैध शब्द निम्नलिखित में से किसी एक को लागू नहीं होता है। जो अपराध है इस पे लागू होता है, जो भी द्वारा प्रतिसिद्ध है इस पे भी लागू होता है। और आगे देख लेते हैं, जो दीवानी कार्यवाही है तो आधार प्रदान करता है, जो अनैतिक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। बीएनएस 2023 की किस धारा में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है? तो न्यायाधीश को किस में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के उपधारा 16 में, 2 के 16 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। 48 नंबर देख लेते हैं। बीएनएस 2023 की धारा 2:17 के अंतर्गत जीवन से अभिप्रेत है, यानी 2 के 17 में जीवन को परिभाषित किया गया है। बहुत लंबा है धारा 2, आपका सबको कवर कराएंगे, टेंशन न लीजिएगा। जीवन का अर्थ मानव जीवन से होता है, किससे? मानव जीवन से। किसमें है? धारा 2 के उपधारा 17 में। 49 नंबर देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2:18 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगा? 2:18 में क्या कहा गया? स्थानीय विधि, लोकल लॉ। तो इसमें वह विधि शामिल है जो भारत के किसी विशेष क्षेत्र में लागू होती है, वो पूरे देश में नहीं, उसी को बोलते हैं। लोग संपूर्ण भारत मार देंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्या है? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर या पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्या है? मैन इज डिफाइंड इन, पुरुष परिभाषित है। पुरुष का परिभाषा दिया गया है, तो किस में दिया गया पुरुष का परिभाषा? धारा 2 के 19 में। इसको याद करने का तरीका है, 18 के बाद 19 आता है। जब 19 का एज क्रॉस कर लेते हैं, टीनेज क्रॉस कर लेते हैं, तो 19 आता है, टीनेज का लास्ट पीरियड होता है, तो वहां से आप पुरुष बन जाते हैं। एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। तो धारा 2 के 19 में पुरुष को परिभाषित किया गया है। पुरुष से तात्पर्य है पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर जो होगा वो, यानी मानव नर रहेगा वो पुरुष माना जाएगा। 51 नंबर देख लेते हैं। बीएनएस 2023 की धारा 220 के तहत मास या वर्ष की गणना के अनुसार की जाएगी। तो ये किसके अनुसार की जाएगी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो 220 में
कहा गया है। ये 52 नंबर देख लेते हैं। शायद स्पीड में ज़्यादा बोल रहा हूँगा, आप बताइएगा, स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीएनएस 2023 के अंतर्गत चल संपत्ति को परिभाषित किया गया। थोड़ा ये रहता है जल्दी किया जाए ना। चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। इसमें भूमि और वे चीज़ें जो भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं उनको छोड़कर अन्य सभी संपत्तियां आती हैं। तो आपका किसमें है? धारा 2 के 21 में। 53 देख लेते हैं। 53 नंबर क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 में उपबंध है। तो 21 में क्या है? जंगम संपत्ति का, वही मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति होता है। अचल जो चल नहीं सकता, तो भूमि आपका चल थोड़ी नहीं पाएगा। 54 नंबर देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 के तहत चल संपत्ति नहीं है। तो मिट्टी, चेक, वृक्ष, तो वृक्ष आपका चल संपत्ति नहीं है। वृक्ष को आप ले नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो भूमि से स्थायी रूप से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं, बीएनएस की किस धारा में वचन परिभाषित किया गया है? मतलब किस धारा में वचन को परिभाषित किया गया? वचन मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। यदि कोई शब्द एक वचन सिंगुलर में है तो उसमें बहुवचन प्लूरल में भी शामिल किया जाता है। इसके विपरीत इस टाइप से। तो ये किसमें कहा गया है? तो धारा 2 के 22 में। किसमें? धारा 2 के 22 में। दो ऐसे याद कर सकते हैं, एक वचन द्विवचन, तो 2:22 में वचन के संबंध में कहा गया है। 56 नंबर देखते हैं। बीएनएस की धारा 223 परिभाषित करती है। ये क्या परिभाषित करती है? शपथ, ओथ को परिभाषित किया गया 2 के 23 में। बीएनएस की धारा 223 में शपथ को परिभाषित किया गया है। 57 नंबर देख लेते हैं। 57 नंबर क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित में से किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो 2 के 24 में अपराध को परिभाषित किया गया है। ऑफेंस बोलते हैं। 58 नंबर देख लेते हैं। बीएनएस की धारा 225 परिभाषित करती है। तो 225 किसको परिभाषित करती है? ये आपके परिभाषित करती है लोप को, ओमिशन को। थोड़ा इसके बारे में हम समझा दे रहे हैं कि लोप क्या होता है, ओमिशन आपका क्या होता है। तो जैसे कई बार लोप के बारे में पूछा जाता है, तो जैसे विश्वास करने का कारण, मतलब क्या होना चाहिए कारण, उसी को आपको लोप बोलते हैं। आगे देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? तो एक इसमें दिया गया है, ये विशेष विधि बोलते हैं, स्पेशल लॉ, 2 के 26 में। अगर पूछा जाए विशेष विधि किसमें है, तो इसी में है, ठीक है। तो बीएनएस 2023 की धारा 2:6 में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 226 के तहत एक शब्द के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय आता है जिनकी हत्या नहीं की जा सकती है। 60 नंबर देखते हैं। धारा 226 के अनुसार व्यक्ति में सम्मिलित है कोई कंपनी, कोई संगम, उपर्युक्त में से सभी, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 226 के तहत अनुसार व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, वो सब आ जाते हैं। 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्या है? बीएनएस की धारा 227 के अनुसार लोक में सम्मिलित है। लोक में आपके सम्मिलित है। लोक में क्या सम्मिलित किया गया है? तो लोक में सम्मिलित किया गया व्यक्ति या कोई भी वर्ग, कोई समुदाय, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, कोई भी, ठीक है। 62 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंग्लिश हिंदी दोनों में है ना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 228 के अनुसार निम्न से कौन से लोक सेवक नहीं है? आप थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। तो लोक सेवक कौन से नहीं है? तो क्या दिया गया है? भारतीय थल जल वायु सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारी, ये तो हैं आपके। एक मध्यस्थ जिसको किसी न्यायालय द्वारा कोई विवाद निश्चय हेतु निर्दिष्ट किया गया, ये भी हैं आपके। जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को प्रतिरोध में करने में या रखने के लिए सशक्त हो। डी दिया है, एक अधिवक्ता के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो, तो ये आपका लोक सेवक में नहीं आता है। तो भारतीय न्याय संहिता 2 की धारा
228 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया, जिसमें अधिवक्ता को लोक सेवक नहीं माना गया है। पूछ लेगा अधिवक्ता क्या है। अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख व्यवसाय करता है वो लोक सेवक नहीं है। 63 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से बीएनएस की कौन सी धारा शब्द विश्वास रखने का कारण को परिभाषित करती है। विश्वास रखने का कारण मैंने लोक वाले में बता दिया था, तो वो किस में करती है, 2 के 29 में करती है। किस में करती है, 2 के 29 में करती है। 64 नंबर देख लेते हैं। 64 नंबर क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 230 किसकी परिभाषा से उपबंधित करती है। तो विशेष विधि स्थानीय क्षति की संशय की, तो विशेष विधि की ये करती है। 2 के 30 मैंने शायद उसमें बोल दिया था, याद नहीं आ रहा है, अब तो पीछे चला गया। 2 के 30 में विशेष विधि है। विशेष विधि क्या है, इसमें वह विधि शामिल है जो किसी विशेष विषय यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर लागू होती है। 65 नंबर देख लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस प्रावधान के अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति की व्याख्या की गई है। मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात किया गया है, यानी इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट शामिल है जो कि लीगल राइट को क्रिएट करता है या बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है या ट्रांसफर करता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये किसमें है, धारा 2 के 31 में। किसमें, धारा 2 के 31 में। 66 नंबर देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार ऐसे दस्तावेज को जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है कहा जाता है, उसे कहा जाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, जो अभी मैंने बताया, अभी 2 के 31 में आता है। 67 नंबर देख लेते हैं, बीएनएस में जलयान को परिभाषित किया गया है। जलयान यानी वेसल्स या वाटर क्राफ्ट भी बोलते हैं। इसमें कोई भी वस्तु शामिल है जो मानव या संपत्ति के जलमार्ग यानी वाटरवेज द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई है। तो धारा 2 के 32 में जलयान को परिभाषित किया गया है। 68 देखते हैं, निम्न में से भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा स्वेच्छया को परिभाषित करती है। स्वेच्छया यानी वॉलंटरली बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को जानबूझकर और अपनी इच्छा से उत्पन्न करता है तो कहा जाएगा वह कार्य स्वेच्छया किया है। तो किसमें किया जाता है, 2 के 33 में। देखिए हम जहां जहां व्याख्या का जरूरत पड़ रहा है खुद से बोल के बता दे रहे हैं, बस आप सुनिएगा ध्यान से। 69 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से बीएनएस की कौन सी धारा वसीयत को परिभाषित करती है। वसीयत यानी विल होता है, आपने पिक्चर वगैरह देखा होगा, सुना होगा घर वगैरह में वसीयत क्या होता है थोड़ा हम आपको बता देते हैं। इसमें कोई भी वसीयती दस्तावेज यानी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट शामिल होता है जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के वितरण यानी इनहेरिटेंस से संबंधित होता है। ये किस में कहा गया है, 2 के 34 में कहा गया है वसीयत। 70 नंबर देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिला शब्द द्योतक है। महिला शब्द किसे मतलब कब कहा गया है, 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 18 वर्ष से ऊपर आयु वाली महिला किसी महिला का, 21 वर्ष से आयु वाली किसी महिला, किसी भी आयु की महिला का। तो बीएनएस में किसी भी आयु की महिला को महिला कहा गया है। ये धारा 2 के बीएनएस धारा 2 के 35 में दिया गया है। 71 नंबर देखते हैं, 71 नंबर क्या है आपका, सदोष अभिलाप रांगफुल गेन मीन्स क्या होता है। अगर जो हिंदी न समझ में इंग्लिश देख लिया करिए। तो थोड़ा इसके बारे में बता दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी संपत्ति को अपने पास रखता है या उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है तो सदोष अभिलाप वो माना जाता है। या दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसकी संपत्ति से अलग रखा जाता है, उसे संपत्ति से वंचित किया जाता है तो सदोष हानि होता है। तो मैंने अभी क्या बताया कि गलत तरीके अपने पास रखता है गलत तरीके से। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, विधिपूर्ण संसाधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप जिसके लिए व्यक्ति हकदार नहीं है। विद्युत साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और सदोष हानि भी मैंने बता दिया अभी। सदोष हानि क्या बताया मैंने, यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसकी संपत्ति से अलग रखा जाता है। तो सदोष हानि के लिए देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। इसमें दिया गया है ये सदोष लाभ सदोष हानि 2 के 37 में दिया गया सदोष, ठीक है। तो सदोष हानि क्या होता है, विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसकी हानि उठाने वाले व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। तो यही होता है। इसको यार ऐसे दे सकता है कि यदि कोई या क्या दे देगा, यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से उसकी संपत्ति से अलग रखा जाता है या संपत्ति से वंचित किया जाता है, सदोष हानि बोलते हैं उसे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। 73 नंबर क्या है, सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना परिभाषित है। तो किसमें परिभाषित है, प्राप्त करना और उठाना। देखिए ये किसमें है, 2 के
38 में है। किस में है? 2 के 38 में है। और वो किस में था? 2 के 37 में था। प्राप्त करना उठाना की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। धारा 239 के अनुसार शब्द और पद जो इस संहिता में प्रयुक्त हैं परिभाषित नहीं है किंतु ब्लैंक ब्लैंक में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। ये क्या, ये कौन कहता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और बोध ए एंड बी, तो बोध ए एंड बी हो जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 239 के अनुसार ऐसे शब्द और पद जो इस संहिता में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और संहिता में हैं, माने उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सही सुमेलित नहीं है? जीव जन 2 का 2, मृत्यु 2 का 6, सरकार 2 का 12, संश्रय 2 का 14। तो संश्रय 2 के 14 में नहीं सही है। जीव जन 2 के 2 में है, ये है। मृत्यु 2 के 6 में है। गवर्नमेंट 2 के 12 में है। और जो आपका संश्रय है वो आपके 2 के 13 में है। और क्षति जो है वो आपके 2 के 14 में है। 76 नंबर देखते हैं। परिभाषा दिया गया और सेक्शन का मिलान दिया गया है। हाँ, सद्भावनापूर्वक दिया गया है कार्य 218, लाइफ दिया है 217 और आगे क्या दिया है? लोकल लॉ 220 और मंथ एंड ईयर दिया है 221। तो चलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, वहाँ पे छोटा पड़ जाता है स्क्रीन, इस वजह से बता। सद्भावनापूर्वक 211 में है, जीवन 217 में है, स्थानीय वित्त 218 में है, माह और वर्ष 220 में है। जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप वोटिंग करते हैं तो स्थानीय वित्त को ऐसे याद कर सकते हैं। 77 नंबर देखते हैं। डिफिनीशन दिया है शिक्षण धारा को मिलान, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप समझ सकते हैं, ऐसे ही आएगा। तो ओमिशन 225 बिल्कुल सही है। पर्सन 226, व्यक्ति के बारे में 226 में कहा गया है। लोग पब्लिक के बारे में 227 में, लेकिन जलयान 228 में नहीं कहा गया है। ठीक है, जलयान 232 में कहा गया है। किस में कहा गया है? 232 में। 78 नंबर देख लेते हैं। 78 नंबर क्या है? बीएनएस की कौन सी धारा साधारण स्पष्टीकरण का प्रावधान करती है? ये करती है धारा 3। अब धारा 2 खत्म हो गया, अब धारा 3 को पढ़ते हैं। 79 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें भी बहुत चीज़ें दी गई हैं। इसमें भी पता है, इसमें भी इसके 8 और धाराएं हैं, उपधाराएं मतलब 3 के लिए। देखते हैं आगे। कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में समझी जाएगी अगर वह संपत्ति उस व्यक्ति के कारण कब्जे में है। पति, पत्नी, लिपिक, सेवक, उपयुक्त में से किसी के भी, तो किसी के भी है तो उससे संबंधित माना जाएगा। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति, पत्नी, लिपिक या सेवक कब्जे में है तब वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(3) के अनुसार उस व्यक्ति के कब्जे में समझी जाएगी। 80 नंबर देखते हैं। बीएनएस की कौन सी धारा यह स्पष्ट करती है कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5। तो क्या हो जाएगा? 3 का 4। तो धारा 3 के 4 के अनुसार संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी होगा। 81 नंबर देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता के प्रयोजनार्थ शब्द में किए गए कार्यों का विस्तार है, तो किस पे है? अवैध लोपों पे, इलीगल ओमिशन पे है। और 3 के 3 में पूछ लिया जाए संपत्ति के कब्जे का अर्थ दिया गया है। और 3 के 2 में शब्दों की व्याख्या दिया गया है। और 3 के 1 में अपराधों की परिभाषा दिया गया है और अपवाद दिया गया है, ये याद कर लीजिएगा। 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधोलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होगा? संयुक्त आपराधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। 3 के 3, 3 के 4, 3 के 5। तो धारा 3 के 5 में, 3 के 5 मतलब सामान्य आशय से तात्पर्य है, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने में अपना समान उद्देश्य यानी कॉमन इंटेंशन से भाग लेता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायित्व होगा। जैसे आप 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं और तीनों लोग का उद्देश्य बना लिए हैं कि चोरी करना है, तो सब उसी उद्देश्य से धारा 3 के 5 के तहत दंड दिए जाएंगे। सामान्य आशय का अर्थ है जो अभी मैंने बताया, सभी द्वारा आशय में भागीदारी। 84 नंबर देख लेते हैं। सामान्य आशय से अभिप्रेत है, अभी मैंने अभी कुछ देर पहले जस्ट बताया। सामान्य आशय से क्या है? पूर्ण व्यवस्थित योजना, कि आप पूर्ण व्यवस्थित योजना बना करके कोई चीज़ करें, समान रूप से भागीदारी करें। 85 देखते हैं। 85 नंबर थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है।
जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तो वो क्या होता है, ऐसे ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो, सबको समान रूप से दंडित किया जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान किया गया है? तो 3(5) और सेक्शन 190, तो बोध ए एंड बी हो जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 3(5) तथा 190 प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। 3(5) सामान्य आशय से, जबकि 190 सामान्य उद्देश्य है। यानी आशय क्या है, मीनिंग क्या है और मोटिव क्या है। 87 नंबर देखते हैं। ऐसे देखिए, से पेपर देने जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे डायरेक्ट। अशासय बी की मृत्यु आंशिक रूप से उसे पीट कर तथा आंशिक रूप से उसे गैर कानूनी रूप से भोजन देने से विरत रहकर कारित करता है। अ ने अपराध कारित किया है, तो ऐसे समझिए कोई अ है और ब है, ठीक है। अब ब की आंशिक मृत्यु रूप से उसे पीट कर, मतलब उसे पीट करके आंशिक मतलब थोड़े रूप से उसे गैर कानूनी रूप से भोजन देने से उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं हो, हत्या, तो हत्या माना जाएगा किसी को पीट कर मार देना या भोजन में दिक्कत करना, मिलाना। प्रस्तुत समस्या में ए ने हत्या का अपराध किया है। प्रस्तुत समस्या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3(7) के दृष्टांत पर आधारित है और 3(7) के अनुसार जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा, किसी लोक द्वारा किसी परिणाम को कारित किया जाना, उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा किया जाना वही अपराध है। 88 नंबर देखते हैं। बीएनएस की कौन सी धारा आपराधिक कृत्य करने में जानबूझकर सहयोग करने पर आपराधिक दायित्व का निर्धारण करती है? ये 3(8) है। क्या है? 3(8) अपराध में सहयोग देना बोलते हैं। अपराध में अगर जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है और तब जब कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर कार्य में मतलब कोई एक कार्य करके उसे सहयोग देता है, तो इसमें आता है 3(8) में। आगे देखते हैं 89 नंबर। बीएनएस की किस धारा में उपबंधित है कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हों वहां भिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे? तो 3(9) में। किसमें? 3(9) में। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए एक 40-42 मिनट में हमने पूरा का पूरा बीएनएस चैप्टर 1 1 से लेकर 3 धारा, उनके उपधाराओं को सीरियल बाय सीरियल कवर किया। हाँ, थोड़ी आज समस्याएं हो सकती हैं, मेरे गले में खराश था, बट कोशिश मैंने किया कि आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कराएं, इस वजह से हमने थोड़ा तेज़ बोला। अगर आपको तेज़ की समस्या हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, उसके निराकरण को हम प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और बताइए किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। बाकी बीएनएस तो शुरू कर ही दी है, पूरा कराएंगे मूल विधि को। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट क्विज वगैरह मिल जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।